Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Myself Ankit Rajput and today we will be discussing about a chapter biological classification. ये बच्चों 11th NCERT का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने के पहले ये जानते हैं कि ये चैप्टर हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या सिखाना चाहती है एनसीईआरटी हमें थ्रू दिस चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले जब चैप्टर की नींव पकड़ लेते हैं हम कि आखिर में ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, ये सिखाना क्या चाहता है, तो हमें क्या है अपने आप इंटरेस्ट पैदा होता है और ये हमें चीजें फिर इजी लगने लगती है। तो इसी इजीनेस को मेंटेन करने के लिए मैं आपको पहले 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में लेके चलता हूँ। तो जहां पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो भी लिविंग स्पीसीज होती हैं, यानी जितनी भी स्पीसीज है इस धरती पे वो कितनी है, तो आपने पढ़ा होगा 1.7 से 1.8 एम फॉर मिलियन स्पीसीज है इस धरती पे। कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है। गॉट इट? ठीक है। तो अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज है। कितनी है इस धरती पे? 17 से 18 लाख स्पीसीज इस धरती पे है। ये एम फॉर क्या है? मिलियन। ठीक है। तो 11th एनसीईआरटी की पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि देयर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड टिल नाउ, और अगर हम उनको लाख में कन्वर्ट करें तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज इस धरती पे प्रेजेंट है, यानी जो खोज की गई है। तो अगर हमें उनको क्लासिफाई करना है तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करेंगे क्यों? ताकि इजीनेस हो, हम पहचान सकें कौन मोनरा है, कौन प्रोटिस्टा है, कौन फंजाई है, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है। अभी तक तो वरना हम ये जानते थे कि ये प्लांट है, ये एनिमल है। इतिहास को अगर आपको समझना है तो आपको इतिहास की तरह सोचना होगा कि उस टाइम पे साइंटिस्टों ने क्या सोचा होगा, फिर उस टाइम पे क्या चीजें हुई होंगी और कैसे क्लासिफिकेशन आज हमारे एनसीईआरटी में 7 से 8 9 पेज का एक वेटेज रखता है, जो कि नीट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आते ही आते हैं। गॉट इट? तो देर ना करते हुए हम समझते हैं पहले चैप्टर की मीनिंग क्या है, चैप्टर हमें सिखाना क्या चाहता है, फिर वन बाई वन हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 1 में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्लासिफिकेशन फ्रॉम 1 टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है, अगर मैं उनको लाख में कन्वर्ट करूं तो 17 से 18 लाख स्पीसीज इस धरती पे प्रेजेंट है। हमें क्या करना है? उनको क्लासिफाई करना है। तो किस क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा देयर विल बी कोई ना कोई बेसिस होता है कि किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करें। ठीक है। तो चलो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करें चैप्टर। चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुपिंग। सिंपल भाषा में याद रखो, क्लासिफिकेशन मींस सिंपली ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग किनकी? ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। गॉट इट? तो देखो, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है हमें, और क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। तो दोनों मिलाओ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें एक्चुअली क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। तो सोचो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को क्या इतना इजी है क्लासिफाई करना? नहीं। तो सबसे पहले जो लोगों ने क्लासिफाई करा यानी क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टेंट नेचर बाय बर्थ। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंस्टेंट, उसका मतलब होता है नेचर बाय बर्थ। तो जब पैदा होते हैं तो जो जिसका कैरेक्टर लोगों के जो जैसे काम आया, लोगों ने अपने हिसाब से नाम दिया। अगर कोई क्लोथिंग के काम आया तो लोगों ने उसका अलग नाम दिया। कोई शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है तो उसने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया। तो पहला जो क्लासिफिकेशन लोगों ने पहले किया वो दैट वाज नॉन साइंटिफिक। वो कैसा क्लासिफिकेशन था? दैट वाज नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई तो करा बट कैसा था?
कोई साइंटिफिक आधार नहीं था, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, दैट वाज सिंपली ऑन यूजेस, जो जैसे जिसका यूज क्या था उसने उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। फिर क्लासिफिकेशन करने की सबसे पहले जो हिम्मत करी दैट वाज एरिस्टोटल, और हमारे पास क्या सामने आया, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सारे क्लासिफिकेशन पहले जो क्या थे दैट वाज नॉन साइंटिफिक, इसके पहले वो लोगों के यूजेस के हिसाब से थे। फिर लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पे आए। तो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हमारे एरिस्टोटल साहब ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल। और अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं तो एरिस्टोटल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अरस्तु। क्या बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, अगर तुमसे एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब एरिस्टोटल के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, पी नहीं है सॉरी, ये है एफ, इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। गॉट इट, क्या बोलते हैं हम इसको, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी के पितामह किसको बोलते हैं हम, अरस्तु, दैट इज एरिस्टोटल। एक क्वेश्चन यहां से आया। अब बताओ फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिफिक था कि नॉन साइंटिफिक, इट वाज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इट वाज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या दिया, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। और एक किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो चलो बताओ पहला किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अरस्तु। इसी को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ बायोलॉजी। कैसा क्लासिफिकेशन दिया, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक, ही हैज गिवन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। गॉट इट। तो फिर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे जो बेस्ड था तो इसमें दो ग्रुप बनाए, इनटू टू ग्रुप। ऑर्गेनिज्म को कितने, दो पार्ट में बांटा, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। कितने पार्ट में, प्लांट एज वेल एज एनिमल। गॉट इट। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कितने ग्रुप में, इनटू टू ग्रुप, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट को भी इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में, तीन कैटेगरी में। कौन कौन से, जिनका स्टेम, स्टेम कैसा था, ग्रीन, ग्रीन स्टेम, और जिनका स्टेम कैसा था, बुशी, बुशी स्टेम, और वुडी स्टेम, वुडी स्टेम। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसा, ग्रीन स्टेम। तो जिनका स्टेम ग्रीन था इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, हर्ब। और जिनका स्टेम बुशी था उसको क्या बोला कि ये है शर्ब। और जिनका वुडी स्टेम है ये क्या है, ट्री। तो बताओ प्लांट को कितनी पार्ट में बांट दिया इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। जिनका स्टेम ग्रीन है उनको बोला हर्ब, जिनका स्टेम बुशी है उनको बोला शर्ब, जिनका स्टेम वुडी है उनको बोला ट्री। आपने देखा होगा बरसात में जो पेड़ छोटे छोटे उगते हैं उनका तना क्या होता है, हरा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, हर्ब। और जिनका स्टेम बुशी होता है, झाड़ीदार होता है, पार्क वगैरह में क्या होती है, क्यारी में लगी होती है झाड़ियां, तो वो क्या होते हैं, झाड़ीदार बुशी स्टेम, उनको क्या बोलते हैं, शर्ब। जिनके आपके टेबल बेड वगैरह बनते हैं, फर्नीचर वगैरह, उनको क्या, वो वुडी स्टेम, दैट इज ट्री। यूकेलिप्टस, सीसम, नीम, ये सब क्या है, वुडी स्टेम वाले पेड़ है। तो प्लांट को इन्होंने तीन पार्ट में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। अब बात आई एनिमल की, तो एनिमल को इन्होंने
ब्लड के बेस पे बांटा। कैसे? ब्लड के। और कैसा ब्लड? रेड ब्लड। तो इन्होंने बांटा कि जो विद रेड ब्लड वाले हैं, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। तो बताओ, एनिमल को इन्होंने दो पार्ट में बांटा, विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। जिनके पास लाल खून था विथ रेड ब्लड, इन्होंने उनको क्या बोला? इनेमा। क्या बोला इनको? इनेमा। और जिनका खून लाल नहीं था उसको बोला एनेमा। चलो अब बताओ दो शब्द कैसे याद करोगे आप? तो यहां पे देखो, एनेमा दैट इज विदाउट रेड ब्लड। ऐसे ही एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हम एनेमिया। एनेमिया मींस क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, नॉर्मल जितना ब्लड होना चाहिए उससे कम ब्लड पाया जाना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एनेमिया। एनेमिया को कैसे ट्रीट करते हैं? आयरन की टेबलेट वगैरह खाते हैं, ऑक्सफर एक्सटी। गॉट इट? तो एनेमिया क्या होता है? विदाउट रेड ब्लड। और विथ रेड ब्लड वाले एनेमा। तो इन्होंने बताओ क्या किया होगा? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जितनी इनको मिली होंगी, इन्होंने उसको कट किया। जिनका खून भाई लाल निकला वो क्या है? एनेमा। और जिनका खून लाल नहीं निकला वो क्या है? सारे इनकी नजरों में एनेमा। बस हो गया क्लासिफिकेशन इनका। तो ये मॉर्फोलॉजी देख के, अच्छा ये लाल खून वाले हैं, ये है इनेमा। ये लाल खून वाले नहीं है, दैट इज एनेमा। आगे आप पढ़ोगे बहुत सारे कॉकरोच वगैरह, इसमें क्या है? विदाउट रेड ब्लड वाले हैं ये ऑर्गेनो है, एनिमल बट विदाउट रेड ब्लड। और कुछ विथ रेड ब्लड, जैसे कि ह्यूमन, हम क्या है? विथ रेड ब्लड वाले। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? एनेमा। और जिनका खून लाल नहीं है वो है एनेमा। और इनेमा वाले को भी दो पार्ट में बांटा, दैट इज ओविपेरस, ओविपेरस एंड विविपेरस। गॉट इट? तो ओविपेरस वाले कौन से ऑर्गेनिज्म थे? ये थे जो लेज एग, जो अंडे देते थे। ओविपेरस वाले क्या हैं? जो अंडे देते हैं। और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? गिव बर्थ टू चाइल्ड। गिव बर्थ टू चाइल्ड मतलब जो डायरेक्ट कैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो बीवी से आप ऐसे याद रख सकते हो, बर्थ टू चाइल्ड, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ओविपेरस जो अंडे देते हैं। गॉट इट? तो यहां तक समझ में आया? तो चलो, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अरस्तु। यही क्या है? हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। कैसा क्लासिफिकेशन दिया? साइंटिफिक की नॉन साइंटिफिक? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कितने ग्रुप में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को? दो ग्रुप में। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिस्टम इनटू 3 पार्ट। कौन कौन सा? हर्ब, शर्ब एंड ट्री। और एनिमल को विद द ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। जिनके पास रेड ब्लड है इनेमा, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है एनेमा। इनेमा को भी इटसेल्फ ओविपेरस एंड विविपेरस। गॉट इट? जब यहाँ पे फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ, इसके बाद आया हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन आया? दो किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां से क्या है? क्लासिफिकेशन थोड़ी गहराइयों तक जाने लगा था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस साहब ने। कैरोलस लीनियस गेव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस को दो में करना, मतलब 1 2 काउंटिंग में दो करना बहुत पसंद था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस। ये सिंपल याद करने के लिए मैंने थोड़ा हिंट दिया है। तो कैरोलस लीनियस अपने टाइम पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। तो कैरोलस लीनियस लेके आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये हम पहली एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे तो कोई, तो क्या है? टैक्सोनॉमी। कौन है? कैरोलस लीनियस। और दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया? कैरोलस लीनियस। तो यहां से 3 क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर कोई पूछे कैरोलस लीनियस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी
कैरुलस लीनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरुलस लीनियस। गॉट इट। अब इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन शुरू किया। बताओ इनका क्लासिफिकेशन साइंटिफिक की नॉन साइंटिफिक? ऑब्वियस सी बात है, अब इसके बाद से सारे के सारे क्लासिफिकेशन कैसे थे? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था इनका, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो बताओ हर क्लासिफिकेशन, अच्छा ये बताओ अगर मुझे किसी क्लास को डिवाइड करना है तो कुछ ना कुछ तो मुझे बेसिस आधार लेना पड़ेगा ना चीजों को डिवाइड करने के लिए। भाई 70% के ऊपर मार्क्स जिनके आए वो इस तरह आ जाओ, उसके नीचे जिनके आए वो इस तरह आ जाओ। तो एक बेस यहाँ पे क्या रखा, मार्क का क्राइटेरिया रखा। गर्ल्स इस तरह आ जाओ, बॉयज इस तरह आ जाओ, तो क्या क्राइटेरिया है? जेंडर का एक क्राइटेरिया है। वैसे ही हर क्लासिफिकेशन अगर मैं किसी को बांटने जा रहा हूं तो देयर विल बी ए सम बेस, कोई ना कोई आधार जरूर होगा एक दूसरे को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो कैरुलस लीनियस ने आधार लिया, बेस लिया, वो क्या है? वाज द बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था ये? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो बेस्ड ऑन सेल वॉल। गॉट इट। अब सेल वॉल क्या है? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट, ये प्लस प्लस एंड क्या है? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो क्या है सारी इनकी नजरों में? प्लांट। और जिनमें सेल वॉल क्या थी? एब्सेंट थी, यानी ये क्या है? एब्सेंट। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो क्या है? एनिमल। तो भाई इन्होंने देखा 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो इस धरती पे प्रेजेंट थे, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया इन्होंने सारी। उस टाइम पे एक्चुअली क्या है कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका था, तो कैरुलस लीनियस साहब ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। सारे ऑर्गेनिज्म की सेल्स में देखा, सेल में देखा जिनके में सेल वॉल प्रेजेंट है इनकी नजरों के हिसाब से ये है प्लांट, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है इनके हिसाब से ये है एनिमल। और इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके रख दिया। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट उनको नाम दिया प्लांट किंगडम में आप जाओ, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट उनको एनिमल किंगडम में भेज दिया। और यहां से किंगडम हमारा शुरू हो गया, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो बताओ जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो थे प्लांट किंगडम, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट वो है एनिमल किंगडम। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है? और कैरुलस लीनियस के हिसाब से ये इनको रखा गया प्लांट किंगडम में। तो उनकी इन लिस्ट है, वो थे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको मोहब्बत में हम क्या बोलते हैं? बीजीए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और थे क्लोरीला और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और एल्गी। और क्या है? फंजाई। और कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या है? लाइकेंस भी इसी में थे, माइकोप्लाज्मा भी इसी में थे, क्राइसोफाइट्स भी इसी में थे। तो जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्होंने में किस में रख दिया? प्लांट किंगडम। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको रख दिया एनिमल किंगडम। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल क्या थी? एब्सेंट। दैट इज पहला प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एक्स हेलमिन्थिस, एक्स हेलमिन्थिस के बाद यहां लिख देता हूं, एक्स हेलमिन्थिस के बाद ये थे एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की भी अपनी 5 क्लास, कौन कौन सी? दैट इज फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। गॉट इट? तो देखो, एनिमल किंगडम जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी वो क्या थे? सारे के सारे एनिमल किंगडम में रखा। किनको? इन्होंने रखा प्रोटोजोआ को, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एक्सहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा की अपनी 5 क्लासेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ये सारे के सारे ऐसे एनिमल थे जिनमें सेल वॉल क्या थी? एब्सेंट। सर आपको कैसे ये याद हो गया? जब आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। चलो एक बार प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एक्सहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की भी अपनी 5 क्लास, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। दे आर ऑल दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है? सेल वॉल हमारी एब्सेंट है। और कैरोलस लिनियस ने इसको किसमें रखा? एनिमल किंगडम में। गॉट इट? और जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी ये सारे के सारों को रखा प्लांट किंगडम में। अब बहुत टाइम हो गया इसको, चलो अब बताओ, कैरोलस लिनियस जो थे इन्होंने क्या है? बहुत नाम तो था ही इनका, फादर ऑफ टेक्सोनोमी पे भी दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दे चुके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दे चुके। तो लोगों ने इन्होंने क्या है? कुछ गलतियां भी निकालने की बात शुरू कर दी। वो गलतियां जाहिर सी बात है, जब इंसान कुछ काम करता है तो अच्छा काम भी करता है, कुछ उसमें कमियां भी रह जाती हैं। तो वही कमियां, क्या क्या कमियां लोगों ने इनमें निकाली वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने देखा कि यार देखो, बैक्टीरिया हमारा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लोरीला यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है। बाकी एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, दीज आर ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्रोटोजुआ कैसा है हमारा? यूनिसेलुलर। ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर। तो लोगों ने कहा यार आपने ये तो बहुत गलत कर दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। तो ये कैरोलस लिनियस आपके सामने एक समस्या आई कि और इन्होंने क्या किया? चलो ये मुझसे क्या हो गई? गलती हो गई, ये मेरे रूल की या मेरे क्लासिफिकेशन की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, क्या हो गई? एक लिमिटेशन हो गई कि हाँ मुझे यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ नहीं रखना था। तो पहला जो लिमिटेशन आया इनका क्या था? यूनिसेलुलर organism are